हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम रमित सेठी द्वारा लिखी गई पुस्तक आई विल टीच यू टू बी रिच के बारे में चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया में बहुत से लोगों में फाइनेंशियल समझ नहीं है, क्योंकि स्कूल कॉलेज में हमें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपाउंडिंग क्या होती है, तो शायद बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, जबकि इस टेक्निक का इस्तेमाल करके कोई भी आराम से करोड़ों कमा सकता है। इसलिए इस किताब को पढ़ना और भी जरूरी है। इस किताब की समरी सुन के आपको सारी बेसिक चीज की जानकारी सरल और रोचक तरीके से मिलेगी। अगर ध्यान से पढ़ेंगे और सारे रूल्स को अपनाएंगे तो आप भी सिर्फ नौकरी करते हुए एक दिन करोड़पति बन सकते हैं, वो भी सिर्फ नौकरी करते हुए। किताब के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। 1 सेविंग्स यानी बचत और 2 इन्वेस्टमेंट्स यानी निवेश। पार्ट 1 सेविंग्स। दोस्तों, सेविंग्स का मतलब तो आपको पता ही होगा। सेविंग यानी बचत। जो भी सैलरी आपको मिलती है उसका जो हिस्सा व्यक्ति बचा लेता है उसे ही बचत कहते हैं। बचत के लिहाज से लोग दो प्रकार के हो सकते हैं। एक, पहले वो जो सैलरी की पाई बचा लेना चाहते हैं, वो 1 रुपए के लिए सब्जी वाले, रिक्शा वाले से लड़ने लगते हैं। ऐसे लोग अमीर बन भी जाएं तो भी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि वो दिल से हमेशा गरीब ही रहेंगे। 2, दूसरे वो जिन्हें पता ही नहीं है बचत क्या होती है। सारी सैलरी महीने के आखिरी हफ्ते तक आते आते उड़ा देते हैं। मकान का रेंट, बच्चों की फीस, शॉपिंग, ग्रोसरी, एंटरटेनमेंट, नबाबी शौक इत्यादि में खर्च कर देते हैं। रमित बताते हैं कि ये दोनों ही तरीके गलत हैं। तो फिर सही तरीका क्या है? बचत कैसे करें, कितना खर्च करें, कितना बचाएं? इसके लिए रमित ने 5 मेन पॉइंट्स बताए हैं जो नीचे दिए गए हैं। 1, एक्सपर्ट न होकर भी आप बचत करना सीख सकते हैं। सबसे पहले बचत करने की समझ पैदा करें। ये समझें कि कितनी भी सैलरी हो, कम या ज्यादा, कुछ हिस्सा जरूर बचाएंगे। सारी सैलरी ही न उड़ा दें, क्योंकि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। लेकिन हाँ, 100% सैलरी बचाने की भी न सोचें। इससे लोग आपको अमीर नहीं, सिर्फ कंजूस, मक्खी चूस ही समझेंगे। इतना पेट काटने की जरूरत नहीं है। जहाँ एंजॉय करना है वहाँ एंजॉय भी करना चाहिए। 2, बचत करना जल्दी शुरू करनी चाहिए। कुछ लोग जॉब लगने पर यह सोचते हैं कि अभी तो जवान हूँ, अभी उड़ा लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा। इन चीजों के लिए तो उम्र पड़ी है। लेकिन इससे आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट का फायदा नहीं मिल पाएगा, जो आपको नीचे इन्वेस्टमेंट पार्ट में समझाया जाएगा। इसलिए आपको सैलरी मिलने के डे 1 से ही बचत स्टार्ट कर देनी चाहिए। 3, पसंद की चीजों पर खर्च करिए, बेकार की चीजों पर बचाइए। रमित बताते हैं कि जो आपकी हॉबीज हैं उन पर जरूर खर्च करना चाहिए। सेव करने के लिए आपको कंजूस बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आप फालतू के खर्चे कम कर सकते हो। जैसे जितने कपड़े जरूरी हों केवल उतने ही खरीदिए। ऐसा ना हो कि आपकी क्लोजेट में 50% कपड़े ऐसे पड़े रहते हों जिनका आप यूज ही न करते हों। बहुत महंगा फोन लेने की भी शुरू में जरूरत नहीं होती। हर दिन रेस्टोरेंट में पार्टी भी न करें। 4, क्रेडिट कार्ड के नुकसान। जॉब लगते ही बहुत सी क्रेडिट कार्ड वाली कंपनीज आपके पीछे पड़ जाती हैं। तरह तरह के ऑफर्स आपको दिए जाते हैं। बहुत से लोग भर भर के कार्ड ले लेते हैं। जब आप शॉपिंग करते हैं तो सच में आपको ऑफर, डिस्काउंट और वाउचर्स इत्यादि मिलते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कंपनी क्यों भर भर के इस तरह से पैसे लुटाती हैं? इसमें उनका क्या फायदा है? तो रमित उनके ट्रैप जाल के बारे में बताते हैं जिसमें आप फंस सकते हो, लेकिन उनका गेम समझ जाओ तो आप नहीं फंसते। 5, 50-30-20 का रूल। तो दोस्तों, ये रहा बचत का सीक्रेट रूल 50-30-20। इससे आपको पता चलेगा कि कितना खर्च करना है और कितना बचाना है। रमित बताते हैं कि सैलरी का 50% हर महीने आप घर के नॉर्मल एक्सपेंसेस पर खर्च कर सकते हैं। इनमें घर का किराया, बच्चों की फीस, ग्रोसरी, खाने पीने का सामान आते हैं। 30% आप अपनी एंटरटेनमेंट और शौक पूरे करने में लगा सकते हैं। 20% बचा सकते हैं।
तो दोस्तों, देखा आपने कितना आसान है बचत करना, और फॉर्मूला देखकर आपको एहसास भी हो गया होगा कि बचत करने के लिए आपको अपने शौक का बलिदान देने की भी जरूरत नहीं है। और बचत केवल 20% ही तो करनी है, जो बहुत ज्यादा भी नहीं है। तो जो 20% आपने बचाया उसके साथ क्या कर सकते हैं, उसी से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और यही आपको एक दिन करोड़पति बना देगा। पार्ट 2, इन्वेस्टमेंट। 1, फिक्स्ड डिपॉजिट FD वर्सेस सेविंग्स अकाउंट। बहुत से लोग अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में ही पड़ा रहने देते हैं। इससे उन्हें बहुत सा नुकसान होता है। ऐसा वे इसलिए करते हैं क्योंकि या तो उन्हें फाइनेंशियल समझ नहीं है या फिर वो बहुत आलसी हैं। बैंक जाना झंझट का काम समझते हैं। तो दोस्तों, झिझक छोड़िए और बैंक जाइए और आज ही अपने पैसे को ठीक से मैनेज करिए। बैंक के लोगों का तो ये काम है, उन्हें इसी बात की सैलरी मिलती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड। बहुत सारे लोगों को इस फाइनेंशियल टूल के बारे में पता ही नहीं है। पता भी हो तो इसे ठीक से यूज करना नहीं जानते, जिससे उन्हें मैक्सिमम फायदा नहीं मिल पाता। PPF का मतलब है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसका अलग से अकाउंट SBI जैसे बैंक में कोई भी खुलवा सकता है। इसमें आप हर साल मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए डाल सकते हैं। ये पैसा 15 साल तक ब्लॉक रहता है, यानी 15 साल तक आप इसे निकाल नहीं सकते। NPS। दोस्तों, NPS का मतलब है नेशनल पेंशन स्कीम। आपको पता ही होगा कि सरकार आगे से पेंशन देना बंद कर देगी। NPS के काफी फीचर्स PPF जैसे ही हैं। आप इसमें कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते रहते हो, लेकिन इसमें आपको आपके प्रिंसिपल अमाउंट के अनुसार हर महीने पेंशन मिलती है। इसके 40% हिस्से पर इनकम टैक्स नहीं लगता। तो सरकारी वेबसाइट पर इसके बारे में पढ़िए और स्कीम ले लीजिए। आप SBI या दूसरे बैंक में इसका अकाउंट खुलवा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, आप हर महीने कम से कम 1,000,2,000 किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। इसे सीड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। म्यूचुअल फंड्स, जिसे AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैनेज करती है, आपके पैसे को शेयर मार्केट में या बॉन्ड्स में लगाते हैं। इनसे आपको 12 से 15% के लगभग ब्याज मिल जाता है, जो बाकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा होता है। स्टॉक्स, शेयर्स। अगला इन्वेस्टमेंट टूल है स्टॉक्स या शेयर्स। इसमें रिवॉर्ड तो ज्यादा है लेकिन रिस्क भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अमीर बन चुके हैं। लाइफ इंश्योरेंस। रमिट कहते हैं कि हर व्यक्ति को लाइफ इंश्योरेंस करवाना चाहिए। खैर, LIC की काफी जानकारी हर किसी को होती है, तो इस पॉइंट पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूर ले लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस से अलग होता है। लाइफ इंश्योरेंस तो एक्सीडेंट डेथ होने पर फैमिली को पैसे देता है, जबकि हेल्थ इंश्योरेंस आपके बीमार पड़ने और हॉस्पिटल में भर्ती होने पर होने वाले खर्च को कवर करता है। यदि हॉस्पिटल में भर्ती हो गए तो आपको पता ही है कि कितना ज्यादा बिल आ जाता है। खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्यादा बिल से आपकी सेविंग्स जा सकती है, तो इससे बचने के लिए एक अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। दोस्तों, इस विषय में आपका क्या राय है, हमको कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके हमारे साथ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।